बहुत ही विशाल पीपल का पेड़ है। हाँ, जो शायद तब से वहीं खड़ा है जब यहाँ गुप्त साम्राज्य का राज हुआ करता था। बिल्कुल। पीढ़ियां आईं और चली गईं, बड़े बड़े शहर बस गए और उजड़ गए, लेकिन वो पीपल का पेड़ पिछले 1500 सालों से खामोशी से सब देख रहा हाँ, है। बात तो सही है। और उसी पेड़ के पत्तों के इर्द गिर्द मंडराने वाली खूबसूरत तितली, उसका पूरा जीवन चक्र सिर्फ 1 या 2 साल में ही खत्म हो जाएगा, है ना ये बात? बहुत अजीब है। तो आज की हमारी ये गहन चर्चा प्रकृति के इसी सबसे बड़े रहस्य के बारे में है। हम आज उन मास्टर गाइड्स और चीट शीट्स का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं जो हमें बताएंगी कि प्रकृति आखिर ये कैसे तय करती है कि किसे 1500 साल मिलेंगे और किसे सिर्फ 12 महीने। और सबसे बड़ी बात, जब हर जीव की मृत्यु एक अटल सत्य है, तो पृथ्वी पर जीवन का ये सिलसिला कभी थमता क्यों नहीं है? एग्जैक्टली। आज हम इसी निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूटी के पीछे छिपे विज्ञान को बातों बातों में ऐसे डिकोड करेंगे कि हर कॉन्सेप्ट मतलब दिमाग में छप जाएगा। बिल्कुल। ये सच में एक ऐसा विषय है जो सोचने पे मजबूर कर देता है। देखिए, अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर देखें, तो हर जीव की एक एक्सपायरी डेट होती है। जिसे हम विज्ञान में जीवन अवधि या लाइफ स्पैन कहते हैं। हाँ, लाइफ स्पैन, यानी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रजाति के रूप में जीवन कभी नहीं रुकता। वो तितली भले ही 1 साल में मर जाए, लेकिन तितलियों की जो प्रजाति है, स्पीशीज है, वो लाखों सालों से वजूद में है। सही कहा। और जीवन अवधि की जब भी हम बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहला विचार यही आता है कि शायद बड़े जीवों की उम्र ज्यादा होती होगी और छोटे जीवों की कम। जो कि एक बहुत ही आम गलतफहमी है। हाँ, क्योंकि जब हम प्रकृति के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ये धारणा पूरी तरह से टूट जाती है। मतलब एक कौवा आकार में छोटा है और वो सिर्फ 15 वर्ष जीता है। वहीं कुत्ता या गाय जो आकार में बड़े हैं, उनकी जीवन अवधि 20 से 25 वर्ष होती है। चलिए, ये तो समझ आता है, लेकिन एक कछुआ? हाँ, कछुआ तो कुत्ते से बहुत बड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। फिर भी वो 100 से 150 वर्ष तक जीवित रह सकता है। तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि जीवन अवधि का जीव के आकार से कोई लेना देना नहीं है? आपने एकदम सही पैटर्न पकड़ा है। परीक्षा के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जीवन अवधि और शरीर के आकार या उसकी जटिलता के बीच कोई सीधा गणित नहीं है। अच्छा। हाँ, ये पूरी तरह से जीव के इवोल्यूशन और उसके पर्यावरण के अनुकूल होने की क्षमता पर निर्भर करता है। पौधों में तो ये बात और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे कि धान का पौधा? बिल्कुल, एक धान का पौधा सिर्फ 3 से 4 महीने में अपना जीवन चक्र पूरा करके खत्म हो जाता है। वहीं गुलाब का पौधा 5 से 7 वर्ष रहता है और केले का पेड़ लगभग 25 वर्ष। और अगर हम बड़े पेड़ों की बात करें, तो आम और बरगद दोनों ही विशालकाय पेड़ हैं। दोनों का आकार लगभग समान ही होता है। सही बात है। लेकिन आम की जीवन अवधि लगभग 100 वर्ष है, जबकि एक बरगद का पेड़ 200 वर्षों तक शान से खड़ा रह सकता है। और पीपल के 1500 साल की तो हमने शुरुआत में ही बात की। जी। तो अगर हर जीव के भीतर एक ऐसा जेनेटिक टाइमर लगा है जो कभी ना कभी 0 पर आकर रुकेगा ही, तो फिर ये पूरी दुनिया अब तक वीरान क्यों नहीं हुई? क्योंकि प्रकृति के पास मृत्यु का सबसे बेहतरीन जवाब मौजूद है। और वो है जनन, यानी रिप्रोडक्शन। ओके। अगर मृत्यु एक अटल सत्य है, जी। तो जनन वो जैविक पुल है जो उस खाई को भरता है। जनन का सिर्फ एक ही मुख्य उद्देश्य है। और वो क्या है? अपने समान संतान उत्पन्न कर जाति की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को हर हाल में बनाए रखना। इसके बिना कोई भी प्रजाति अपनी एक पीढ़ी से आगे नहीं बढ़ सकती। समझ गए। तो ये सर्वाइवल का सबसे बड़ा टूल है। लेकिन हर जीव एक ही तरीके से जनन नहीं करता, है ना? जहां तक मुझे समझ आ रहा है हमारी चीट शीट के अनुसार, प्रकृति ने मुख्य रूप से 3 अलग-अलग प्रणालियां विकसित की हैं। हाँ, 3 मुख्य रास्ते हैं। कायिक जनन, जिसे वेजिटेटिव कहते हैं, अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल, और लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए सबसे पहले उस तरीके की बात करते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है, कायिक जनन। मतलब बचपन में मुझे लगता था कि अगर नया पौधा चाहिए तो हमेशा बीज बोना ही पड़ेगा, जो कि हर बार जरूरी नहीं है। वही तो, पौधे बिना बीज के भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हाँ। ये कैसे संभव है? ये पौधों की एक बहुत ही विशिष्ट क्षमता है। कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पौधे अपने शरीर के वर्धी अंगों का इस्तेमाल करते हैं। वर्धी अंग मतलब जड़, तना या पत्ती? बिल्कुल।
इन अंगों का इस्तेमाल करके वे एक पूरा नया पौधा तैयार कर लेते हैं। इसमें बीज की कोई भूमिका नहीं होती। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे का विज्ञान ये है कि पौधों के इन अंगों में कुछ ऐसी कोशिकाएं या सेल्स होती हैं जो सही वातावरण जैसे नमी और तापमान मिलने पर सक्रिय हो जाती हैं और विभाजित होकर नया जीवन शुरू कर देती हैं। अगर हम जड़ों की बात करें तो शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो, परवल और सतावर जैसे पौधों में पुरानी जड़ों से ही नए पौधे निकल आते हैं। हाँ, जड़ों से भी काम हो जाता है। लेकिन तनों का मामला मुझे हमेशा कंफ्यूज करता था। जैसे आलू, हम आलू को सब्जी मानते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से वो एक तना है जो जमीन के नीचे भोजन इकट्ठा करके फूल गया है। बिल्कुल सही। आलू एक रूपांतरित तना है, मॉडिफाइड स्टेम। अगर आलू को ध्यान से देखा जाए तो उस पर छोटे छोटे गड्ढे या आंखें होती हैं। हाँ, वो डॉट्स जैसे जो होते हैं। जी, ये आंखें सिर्फ निशान नहीं हैं, ये वास्तव में सुप्त कलिकाएं हैं, डोर्मेंट बड्स। जब इन्हें मिट्टी और नमी मिलती है तो ये कलिकाएं जाग जाती हैं और विभाजित होकर ऊपर की तरफ तना और नीचे की तरफ जड़ें बनाने लगती हैं। क्या बात है! और अदरक और हल्दी में भी बिल्कुल यही प्रक्रिया होती है, वे भी तने ही हैं। लेकिन पत्तियों से नया पौधा बनना, मतलब मैं अजूबा, जिसे ब्रायोफिल्म कहते हैं, और बिगोनिया के बारे में पढ़ रही थी। हाँ, ब्रायोफिल्म बहुत अच्छा उदाहरण है। इनकी पत्ती टूटकर मिट्टी पर गिरती है और पत्ती के किनारों से जड़ें निकल आती हैं। एक पत्ती जिसका काम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करना था, वो अचानक जड़ कैसे बन सकती है? ये कौशिकीय विभेदन या सेल्यूलर डिफरेंशिएशन का चमत्कार है। अजूबा की पत्ती के किनारों पर कुछ खास कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम अविभेदित कोशिकाएं यानी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। अच्छा, तो ये कुछ भी बन सकती हैं? आसान भाषा में समझें तो हाँ। ये वो कोशिकाएं हैं जिन्हें अभी तक ये नहीं बताया गया है कि उन्हें पत्ती बनना है या तना। जब ये नमी के संपर्क में आती हैं तो वे सक्रिय होकर जड़ और छोटे पौधे का रूप ले लेती हैं। ये तो हुआ प्रकृति का अपना तरीका, लेकिन इंसानों ने इस तकनीक को बहुत पहले ही समझ लिया था हाँ। और कृत्रिम कायिक जनन के जरिए अपने बगीचों और खेतों में इसका खूब इस्तेमाल किया। बिल्कुल, जैसे कि कलम लगाना या कटिंग। हाँ, हम गुलाब, अंगूर या नींबू के पौधे की एक टहनी काटते हैं और मिट्टी में गाड़ देते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ एक कैच है, आप पौधे का कोई भी हिस्सा काटकर नहीं लगा सकते। उसमें कक्षस्थ कलिका यानी एक्सिलरी बड का होना अनिवार्य है। ये कलिका इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि वो कक्षस्थ कलिका ही उस टहनी का ग्रोथ इंजन है। कलिका में बहुत तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाएं होती हैं। अगर ऐसी टहनी काट ली जाए जिसमें कोई कलिका नहीं है, तो टहनी कुछ दिन हरी रहेगी और फिर सूख जाएगी। क्योंकि उसके पास नया अंग बनाने वाली कोशिकाएं ही नहीं है। एकदम सही, क्या बात है। और इसी तरह एक और तकनीक है दाब लगाना या लेयरिंग, जो अंगूर और स्ट्रॉबेरी में अपनाई जाती है। इसमें हम टहनी को काटते नहीं हैं, बल्कि उसे झुकाकर मिट्टी में दबा देते हैं और उसका आगे का सिरा हवा में रहने देते हैं। इसके पीछे की चालाकी ये है कि टहनी अभी भी मुख्य पौधे से जुड़ी हुई है, इसलिए उसे लगातार पोषण मिल रहा है। स्मार्ट। लेकिन मिट्टी के संपर्क में आने से दबे हुए हिस्से में जड़ें निकलने लगती हैं। जब जड़ें अच्छी तरह विकसित हो जाती हैं, तब उसे मुख्य पौधे से काटकर अलग कर दिया जाता है। और जिन पेड़ों की डालियां बहुत ऊपर होती हैं, जैसे लीची या नींबू, जिन्हें हम जमीन तक नहीं झुका सकते, वहां गूटी बांधना काम आता है। हवा में ही डाल की छाल हटाओ, गीली मिट्टी लगाओ और कुछ हफ्तों में वहीं जड़ें आ जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब में जो तकनीक मुझे सबसे ज्यादा विज्ञान का था, मतलब साइफाई जैसी लगती है, वो है रोपण या ग्राफ्टिंग। ये आम और सेब में बहुत आम है। रोपण सच में कृषि विज्ञान का एक मास्टर स्ट्रोक है। आप इसे कैसे समझाएंगी? मेरे लिए ये कारों की इंजीनियरिंग जैसा है। अच्छा। मान लीजिए किसी के पास एक शानदार स्पोर्ट्स कार का इंजन है, लेकिन उसके टायर बहुत कमजोर हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ एक पुरानी जीप है जिसके टायर और चैसीज एकदम मजबूत है। सही। तो क्या किया जाए? स्पोर्ट्स कार का ऊपरी हिस्सा लिया और उसे जीप के मजबूत निचले हिस्से पर फिट कर दिया। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। ग्राफ्टिंग में बिल्कुल यही होता है। अच्छा। हम एक बहुत अच्छी किस्म के फल देने वाले पौधे की टहनी लेते हैं, जिसे सायन कहते हैं, और उसे एक सामान्य लेकिन मजबूत जड़ों वाले स्थानीय पौधे, जिसे स्कंद या स्टॉक कहते हैं, के ऊपर जोड़कर बांध देते हैं। हाँ। सायन और स्टॉक दोनों के ऊतक जुड़ जाते हैं और एक ऐसा पौधा तैयार होता है जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं और फल शानदार। और क्योंकि ये कायिक जनन का ही रूप है, तो जो फल आएंगे उनका स्वाद
बिल्कुल उस सायन वाले पौधे जैसा ही होगा, सही। उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये एक बहुत जरूरी एग्जाम पॉइंट है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। कायिक जनन तो उन बहुकोशिकीय जीवों के लिए है जिनके पास जड़, तना या पत्तियां हैं। लेकिन जो जीव अत्यंत सूक्ष्म है, एक कोशिकीय है, या जिनका शरीर बहुत सरल है, जैसे अमीबा या फंगस, वे अपना अस्तित्व कैसे बचाते हैं? यहीं पर जनन का दूसरा मुख्य प्रकार सामने आता है, अलैंगिक जनन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें केवल एक ही जनक या सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है। चूंकि इसमें दो अलग अलग जीवों की डीएनए की कोई मिलावट नहीं होती, इसलिए जो नई संतान बनती है वो आनुवंशिक और शारीरिक रूप से अपने जनक के बिल्कुल 100% समान होती है। अच्छा, यानी हूबहू वैसी ही। हाँ, विज्ञान की भाषा में इसे क्लोन कहते हैं। तो ये प्रकृति की ओरिजिनल क्लोनिंग फैक्ट्री है। और ये क्लोनिंग कई अलग-अलग तरीकों से होती है। जैसे पहला तरीका है द्विविखंडन, बाइनरी फिजन, जो अमीबा और युग्लिना में होता है। द्विविखंडन का तंत्र बहुत सीधा है। यह समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस पर आधारित है। माइटोसिस। अमीबा पहले अपने केंद्रक और डीएनए की एक एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। उसके बाद वो बीच से खिंचने लगता है और दो बराबर भागों में टूट जाता है। एक जनक जीव अब दो नई संतति कोशिकाओं में बदल चुका है। और बीजाणु जनन या स्पोर्युलेशन भी एक तरीका है। पेनिसिलियम, जो एक कवक है, और क्लैमिडोमोनास, जो एक शैवान है, इसका इस्तेमाल करते हैं। वे अपने अंदर पतली भित्ति वाले सूक्ष्म बीजाणु या स्पोर्स बनाते हैं, जो हवा में फैलकर नए जीव को जन्म देते हैं। बिल्कुल। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई डूबता हुआ जहाज चारों तरफ अपनी एस्केप पॉड्स छोड़ रहा हो, ताकि कोई ना कोई तो बच ही जाए। यह तुलना बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पोर्स अक्सर विपरीत परिस्थितियों जैसे सूखा या अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए ही बनाए जाते हैं। सर्वाइवल मैकेनिज्म। इसके अलावा एक और तरीका है मुकुलन, जिसे बडिंग कहते हैं, जो यीस्ट में देखने को मिलता है। इसमें कोशिका के बाहर एक छोटा सा उभार या मुकुल निकलता है। केंद्रक विभाजित होकर एक हिस्सा उस मुकुल में चला जाता है और फिर वो मुकुल अलग होकर नया यीस्ट बन जाता है। पौधों में भी ऐसा ही कुछ होता है ना? जैसे फ्यूनेरिया में कलिका या जेम्यूल्स का बनना। पत्ती या तने के सिरे पर कुछ हरी गोलाकार कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है, जो अलग होकर नया पौधा बना देता है। हाँ, वो भी इसी का रूप है। और खंडी भवन या फ्रैगमेंटेशन में तो जीव का शरीर ही टूट जाता है। स्पाइरोगायरा या यूलोथ्रिक्स जैसे जीव अगर किसी कारण से दो या अधिक टुकड़ों में टूट जाएं, तो हर टुकड़ा विकसित होकर एक पूर्ण जीव बन जाता है। खंडी भवन बहुत सरल जीवों में होता है, जहां कोशिकाएं बहुत ज्यादा विशिष्ट या स्पेशलाइज नहीं होती। यहीं पर मुझे पुनरुद्भवन या रीजेनरेशन ने सबसे ज्यादा चौंकाया। स्रोत बताते हैं कि प्लेनेरिया, हाइड्रा और स्पंज जैसे जीवों में अपने शरीर के कटे हुए टुकड़ों से पूरा नया शरीर उगाने की असीम क्षमता होती है। हाँ, रीजेनरेशन। मतलब अगर एक प्लेनेरिया को 10 टुकड़ों में काट दिया जाए, तो क्या 10 नए प्लेनेरिया बन जाएंगे? अगर इसके पास ये असीम क्षमता है, तो क्या प्लेनेरिया अमर है? अमर कहना थोड़ा तकनीकी रूप से गलत होगा। प्लेनेरिया बुढ़ापे से शायद न मरे, लेकिन अगर कोई मछली उसे खा ले या तालाब का पानी सूख जाए, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अच्छा, हाँ, लॉजिकल है। लेकिन हाँ, उसकी ये क्षमता अद्भुत है। इसके पीछे का कारण यह है कि उनके शरीर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं, जो किसी भी अन्य कोशिका जैसे आंख, त्वचा या पाचन तंत्र में बदल सकती हैं। ओहो! इंसानों में ये क्षमता बहुत सीमित है। हमारी त्वचा तो घाव भर सकती है, लेकिन कटा हुआ हाथ वापस नहीं उग सकता। ओके, तो ये सब सुन के ऐसा लगता है कि अलैंगिक जनन तो सबसे बढ़िया सिस्टम है। इसके फायदे ही फायदे हैं। एक तो साथी ढूंढने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ती। दूसरा, ये प्रक्रिया बहुत तेज है। कुछ ही घंटों में लाखों जीव बन सकते हैं। इसमें युग्मक बनाने या निषेचन की कोई झंझट नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और गुणसूत्रों की संख्या भी बिल्कुल समान रहती है। अगर ये इतना ही परफेक्ट है, तो फिर प्रकृति ने जनन का तीसरा इतना जटिल तरीका, लैंगिक जनन, क्यों इजाद किया?
क्योंकि अलैंगिक जनन में एक बहुत बड़ी और खतरनाक खामी छुपी हुई है, और वो खामी है बदलाव का ना होना। बदलाव? अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें बिल्कुल क्लोन होती हैं। उनमें कोई आनुवंशिक भिन्नता यानी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, और भिन्नता के बिना किसी भी प्रजाति का विकास या इवोल्यूशन नहीं हो सकता। मतलब अगर पर्यावरण अचानक बदल जाए या कोई नई बीमारी आ जाए तो क्या होगा? अगर कोई एक वायरस या बीमारी उस जीव के एक क्लोन को मार सकती है, तो वो पूरी की पूरी आबादी को एक झटके में खत्म कर सकती है, क्योंकि सबका डीएनए बिल्कुल एक जैसा है। बाप रे! उनके पास उस बीमारी से लड़ने के लिए कोई नया जेनेटिक हथियार नहीं है। वे उत्पन्न संतानें बदलते पर्यावरण के हिसाब से दुर्बल होती हैं। ओ, तो इसी कमजोरी को दूर करने के लिए उच्च श्रेणी के जीवों यानी जटिल पौधों और जंतुओं ने लैंगिक जनन का मास्टर प्लान अपनाया। एक ऐसी प्रक्रिया जहां दो विपरीत जनक नर और मादा की आवश्यकता होती है। यहाँ डीएनए की सिर्फ कॉपी नहीं बनती, बल्कि डीएनए की मिक्सिंग होती है। बिल्कुल। और इस मिक्सिंग के लिए लैंगिक जनन को 3 बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण चरणों से गुजरना पड़ता है। जो है निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात, है ना? जी हाँ, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अगर हम पहले चरण निषेचन पूर्व की बात करें, तो विज्ञान इसे युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहता है, यानी नर और मादा के जननांगों में युग्मकों का निर्माण। और यहाँ सबसे बड़ा खेल अगुणित या हैप्लॉइड होने का है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर एग्जाम्स के लिए। हमारे शरीर की सामान्य कोशिकाएं द्विगुणित या डिप्लॉयड यानी 2n होती हैं। इसका मतलब है कि उनमें गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स के जोड़े होते हैं। लेकिन जनन कोशिकाएं जब युग्मक बनाती हैं, तो उनमें अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है। ये विभाजन गुणसूत्रों की संख्या को बिल्कुल आधा कर देता है। इसलिए युग्मक हमेशा अगुणित यानी हैप्लॉइड या n होते हैं। मैं इसे ऐसे देखती हूँ। मान लीजिए ताश के पत्तों की 52 कार्ड्स की एक पूरी डेक है। ये 2n है। अगर कोई नई पीढ़ी को पूरी 52 कार्ड्स की डेक देगा और उसका पार्टनर भी 52 कार्ड्स देगा, तो बच्चे के पास 104 कार्ड्स हो जाएंगे। हाँ, जो कि संभव नहीं है। फिर अगली पीढ़ी के पास 208। ये तो पूरा सिस्टम ही क्रैश कर देगा। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन डेक को अच्छे से शफल करता है और ठीक 26 कार्ड्स नर से और 26 कार्ड्स मादा से आगे भेजता है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। ये शफलिंग ही है जो नई आनुवंशिक भिन्नताओं को जन्म देती है। जब ये दोनों आधे डेक तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें एक साथ लाना होता है। इसे युग्मक स्थानांतरण या गैमी ट्रांसफर कहते हैं। जो जंतुओं और पौधों में अलग-अलग होता है। हाँ, जंतुओं में ये फैलोपियन नलिका के जरिए होता है, और पौधों में इसे हम परागण या पॉलिनेशन कहते हैं, जो हवा, पानी या कीटों के जरिए होता है। और जब ये दोनों एन आपस में मिलते हैं, तब आता है दूसरा चरण, निषेचन, जिसे सिंगैमी भी कहते हैं। सही कहा। निषेचन में अगुणित नर युग्मक और अगुणित मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं, फ्यूजन होता है। 1n और 1n मिलकर वापस एक द्विगुणित कोशिका यानी 2n बना देते हैं। यानी जाइगोट। हाँ, इस नई एकल कोशिका को हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट इस पूरी पृथ्वी पर सबसे अद्वितीय चीज है, क्योंकि ये ठीक वैसा जेनेटिक कॉम्बिनेशन है जो आज तक कभी नहीं बना था। और फिर शुरू होता है आखिरी चरण, निषेचन पश्चात। उस एक अकेली कोशिका से एक पूरा जीता जागता जीव बनने का सफर, जिसे भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब चूंकि 2n का कॉम्बिनेशन बन चुका है, तो अब अर्धसूत्री विभाजन की कोई जरूरत नहीं है। अब जाइगोट में लगातार समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस होता है। 1 से 2, 2 से 4। हाँ, 4 से 8 कोशिकाएं। ये कोशिकाओं का गुच्छा धीरे धीरे ऊतक बनाता है। ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। अंगों से पूरा अंग तंत्र बनता है, और अंततः एक नया पूर्ण विकसित जीव आकार ले लेता है। ये पूरी प्रक्रिया वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर हम इस पूरी गहन चर्चा की एक अल्टीमेट चीट शीट बनाएं, तो एक क्विक रिवीजन कैसे करेंगे? देखिए, बहुत आसान है। कायिक जनन में एक जनक होता है, समसूत्री विभाजन होता है, कोई आनुवंशिक भिन्नता नहीं होती, और उदाहरण है आलू गुलाब। ठीक है। अलैंगिक जनन में भी एक जनक, समसूत्री विभाजन, कोई भिन्नता नहीं, सिर्फ क्लोन बनते हैं। उदाहरण अमीबा, यीस्ट। और लैंगिक जनन?
लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं, अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों विभाजन होते हैं, आनुवांशिक भिन्नता होती है जिससे नई प्रजाति का विकास होता है। उदाहरण, उच्च श्रेणी के जंतु व पौधे। बस इतना याद रखना है। परफेक्ट। तो प्रकृति की रणनीति बिल्कुल साफ दिखाई देती है। पौधों ने अपनी ऊर्जा बचाने के लिए कायिक जनन का इस्तेमाल किया, सूक्ष्म जीवों ने अलैंगिक जनन का रास्ता चुना और उच्च श्रेणी के जीवों ने लैंगिक जनन का मुश्किल लेकिन सबसे फायदेमंद रास्ता चुना। बिल्कुल, यही भिन्नता पृथ्वी पर मौजूद जीवन की इतनी विशाल विविधता का मूल कारण है। मृत्यु भले ही जीवन की एक व्यक्तिगत सच्चाई हो, लेकिन प्रकृति ने जनन के जरिए ये सुनिश्चित कर लिया है कि ये शो हमेशा चलता रहे। सही बात है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। आज हमने देखा कि अलैंगिक जनन से जो क्लोन बनते हैं वे कमजोर होते हैं क्योंकि उनमें इवोल्यूशन नहीं होता। लैंगिक जनन की जटिलता और डीएनए की मिक्सिंग ने ही इंसानों सहित पृथ्वी की सभी प्रजातियों को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब जरा भविष्य के बारे में सोचिए। अच्छा। विज्ञान आज इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, अगर कल को इंसान पूरी तरह से प्रयोगशालाओं में जेनेटिक क्लोनिंग पर निर्भर हो जाए और प्राकृतिक लैंगिक जनन को पीछे छोड़ दे, तो क्या एक प्रजाति के रूप में हमारा इवोल्यूशन वहीं रुक जाएगा? क्या हम बीमारियों के सामने उसी तरह बेबस हो जाएंगे जैसे वे अलैंगिक सूक्ष्म जीव होते हैं? ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है। सोचने वाली बात है ना? तो ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें सिर्फ विज्ञान के नजरिए से ही नहीं, बल्कि अपने भविष्य के नजरिए से भी विचार करना होगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी